हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम बिज़नेस के मीनिंग, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स, उसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। तो बिज़नेस हम पहले ही पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस इट इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़, उन सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं जिससे हमें क्या होता है, एट द एंड प्रॉफिट होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। क्योंकि बिज़नेस सिर्फ एक एक्टिविटी से नहीं होता है कि सेलिंग कर दी और प्रोडक्शन किया और सेलिंग कर ली और हमें प्रॉफिट मिल गया, नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से बिज़नेस किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले अगर आपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें, उसके बिज़नेस के बारे में पूरा अच्छे से समझें, उसके बाद इस पार्ट सेकेंड को पढ़ें। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्शंस। क्या होते हैं ये इकोनॉमिक एक्शंस? इकोनॉमिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि किससे रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्शंस हैं जो कि मनी से रिलेटेड है। जो क्यों किया जाता है, अंडरटेकिंग क्यों किया जाता है, टू प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज। किसको? गुड्स और सर्विसेज को, विद गोल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। और हमारा गोल क्या होता है? प्रॉफिट को जनरेट करना। ठीक है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो क्यों की जाती हैं? क्यों की जाती हैं? प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्यों की जाती हैं? प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। द स्कोप ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वाइड। जो बिज़नेस का स्कोप है वो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है बहुत नैरो है, नहीं, बहुत बड़ा है। बहुत सारे स्कोप हैं बिजनेसेस के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जो परफॉर्म करती हैं एक्टिविटीज़ को, मे बी कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ, वो किसके अंदर आती हैं? बिजनेस के स्कोप के अंदर आती हैं। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं? बिजनेस के अंदर आती हैं। तो इन द वर्ड्स ऑफ हूपर एप्सी, इनके हिसाब से क्या है, द होल कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ कॉमर्स। जितना भी कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ही जटिल है, ऐसा नहीं, सिंपल नहीं है। ठीक है, बहुत ही जटिल है। तो वो फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द बेसिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो द नेटवर्क ऑफ एंशिलरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग से जो एंशिलरी सर्विसेज, जो अलग सर्विसेज होती हैं जो कि डायरेक्ट भी होती हैं, जो डायरेक्टली किसको दी जाती हैं? कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। तो उसमें क्या क्या हो गई, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, ये सब सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं आप, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड सो ऑन, बहुत सारी जो कि सर्व करती हैं एंड इंटरपेनिट्रेट द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एज अ होल आर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई इंडस्ट्रीज़ में और प्रोसेसिंग हो गया, ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो जाती हैं। उसके बाद कुछ एंशिलरी सर्विसेज होगी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस देना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ओके, तो ये हमारा एक चार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि, ये क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ का हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक बार चार्ट को देख लेते हैं ऊपर से। ठीक है, तो एक होती है इंडस्ट्री के लेवल पे। ठीक है, एक होती है इंडस्ट्री के लेवल पे कॉमर्स, और एक डायरेक्ट सर्विसेज जो हम कस्टमर्स को देते हैं, पब्लिक को देते हैं। प्राइमरी, देखो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि प्रोडक्शन होता है प्राइमरी गुड्स का, जैसे कि फूड ग्रेन हो गया और कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन हो गया और जैसे वेजिटेबल्स हो गए और फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे कमर्शियल बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं ये प्राइमरी हो जाती हैं। उसके बाद ये एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव में आपने देखा होगा कि ये है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को निकालना। तो जितने भी हम चीज़ें अर्थ से निकालते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, कोल हो गया, आपने देखा होगा कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें होती हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, कोयले को निकालते हैं। उसके बाद ऑयल, ऑयल निकालना, ऑयल के कुएँ होते हैं। ठीक है, और
आयरन वगैरह और जिंक, गोल्ड की बहुत बड़ी बड़ी खानियाँ होती हैं, तो ये सब एक्सट्रैक्टिव में आ जाती हैं। क्या होती हैं ये? एक्सट्रैक्टिव हो जाती हैं। फिर आता है जेनेटिक। जेनेटिक में होता है कि इट इज़ द इंडस्ट्री जिसमें कि एंगेज होता है ब्रीडिंग एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स। और इसके आगे में हम बाकी और काफ़ी सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। कंस्ट्रक्टिव में आप क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में है, एंगेज है कंस्ट्रक्शन में, सॉरी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन में आप इन सब में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। एनालिटिकल, ये एल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ों को एनालाइज करना, मटेरियल वगैरह को सिंथेसाइज करना, मतलब कि एंगेज करना और मिक्सिंग करना, टू और मोर मटेरियल्स को एंगेज कर, मतलब मिक्स करना, ठीक है, ताकि नया प्रोडक्ट बने। प्रोसेसिंग मतलब उस पर काम करना, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूसर गुड बनाना। असेंबल करना मतलब कि चीज़ों को असेंबल करना, अलग अलग रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उन्हें एक जगह जोड़कर एक प्रोडक्ट तैयार करना। फिर आ जाते हैं ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है? व्यापार। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब हमारी कंट्री के अंदर होल सेल का ट्रेड हो गया, रिटेल हो गया, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ होता है। एक्सटर्नल मीन्स जो हमारा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हो गया। उसके बाद उसमें आते हैं इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सट्रापोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट लाना। एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना। एक्स्ट्रापोर्ट भी एक और होता है टाइप, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, जैसे कि जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह हम सामान भेज रहे हैं। वेयर हाउसिंग, अपने बने हुए प्रोडक्ट को एक जगह पर इकट्ठा रख रहे हैं। इंश्योरेंस करा रहे हैं, अगर कल को कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हम एटलीस्ट कुछ लॉस को कुछ कवर कर पाएंगे। बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड चीज़ें। बैंक में अपना मनी, आप सारा पैसा तो आप अपने बिजनेस में ऑफिस में तो नहीं रख सकते, बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोन्स लेते हैं उनसे, ठीक है, लोन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें। मर्केंटाइल एजेंट्स जो बीच में जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प लेना। प्रमोशनल सर्विसेज, बहुत सारी प्रमोशनल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पब्लिसिटी कराना, ये सब कुछ। उसके बाद होती है कुछ डायरेक्ट सर्विसेज टू कस्टमर और पब्लिक को देते हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, हेल्थ और ब्यूटी, मेडिकल, होटल, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो अब इन सब के बारे में हम, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। और एक्चुअली पिछला जो वीडियो था, जो हमारा लेक्चर था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि ये वीडियो थोड़ी छोटी बने, क्योंकि ज़्यादा वीडियो एक साथ पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी वीडियोज़ हम पढ़ते हैं तो वो अच्छे से हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़े छोटी बनाऊँ, लेकिन ये कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ओके, अच्छे से समझाऊँगी। नाउ फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। तो इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन के लिए, जहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की। किसके लिए? फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोडक्शन के लिए। आगे उससे प्रोडक्शन हो सकता है उस मटेरियल से, या फिर वो फाइनल कंजम्पशन के लिए जा सकता है। वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए और यूज़ बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, जहाँ पे कि बिल्कुल फाइनली उसको कंज्यूमर ही यूज़ करेगा, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जैसे कि फूड स्टफ्स हो गए, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, क्लोथ, स्कूटर, कार, जिन्हें डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ करता है। Okay, the next one is where goods produced by one industry are used or consumed by another industry. अब एक इंडस्ट्री ने कोई चीज़, मशीनरी कोई ले लेते हैं, उसको बनाया। एक इंडस्ट्री क्या काम करती है? मशीन बनाने का काम करती है, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब वो मशीन दूसरी इंडस्ट्री में जाएगी और वहाँ पे फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर को यूज़ करेगा उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर उनको खरीद रहा है आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आगे प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब कुछ। अब नेक्स्ट वन इज़ वेयर गुड्स प्रोड्यूस बाय वन इंडस्ट्री आर यूज्ड और कंज्यूम्ड एज इनपुट ऑफ प्रोडक्शन बाय अनदर इंडस्ट्री। उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है किसी गुड्स को, जो कि कंज्यूम किया जाएगा इनपुट की तरीके से ऑफ प्रोडक्शन बाय, जैसे कि कॉटन और सिंथेटिक यार्न, अब प्लास्टिक शीट्स, ये सब किस लिए यूज़ की जाती हैं? आगे चीज़ें बनाने के लिए। प्लास्टिक से बॉटल्स बनती हैं, कॉटन से
कॉटन से क्या बनता है, कॉटन का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, सिंथेटिक और कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक यानी जो धागे होते हैं उनका यूज़ किया जाता है क्या आगे कपड़े बनाने में, ठीक है। तो वो कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि 5 मेन काइंड्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें अभी हमने पीछे पढ़ा था प्राइमरी, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे डीप में कि 5 टाइप्स की ये कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज़ द इंडस्ट्री दैट इज़ एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी गुड्स, जैसे कि फूड, ग्रेन्स, कॉटन, वेजिटेबल, फ्रूट्स ऑन कमर्शियल बेसिस पे। कमर्शियल मतलब कि बेचने के लिए, कमर्शियल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। अब ये किस लिए बनाए जाते हैं कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बेचने के लिए, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी गुड्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, ग्रेन्स हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं। अब आते हैं जेनेटिक। जेनेटिक इट इज़ वन विच इज़ एंगेज इन ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैटल ब्रीडिंग, नई नई ब्रीड्स आती हैं जानवरों की, और डॉगीज़ की, इन सब के ऊपर जो काम करते हैं। तो वो प्लांट्स की नई नई ब्रीड्स आती हैं, डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी खोलते हैं, बी कीपिंग, मधुमक्खियों का जो करते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ है। जेनेटिक मतलब उनके जेनेटिक्स के ऊपर काम करते हैं वो लोग, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मैंने बताया था, एक्सट्रैक्टिव मीन्स किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को निकालना। तो इट इज़ वन विच इज़ एंगेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को निकाल रहे हैं कहाँ से, लैंड से, सी से, एयर से ले रहे हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन ऑर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड, गैस, इंक्लूडिंग प्रेशियस और सेमी प्रेशियस, फिशिंग और एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम सी, ठीक है, आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोयले की बहुत बड़ी खानें होती हैं, कोल, और ऑयल होता है, आपने देखा होगा ऑयल के बहुत बड़े बड़े कुएँ होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो इतने नहीं हैं, बट अदर कंट्रीज़ में हम वहाँ से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं उनको। तो ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसमें क्या किया जाता है, लैंड से, सी से या एयर से हम मिनरल्स को निकालते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें हम अपने यूज़ के लिए उन्हें बनाते हैं, ठीक है, रिफाइन, जैसे रिफाइनिंग वगैरह करने के बाद। द नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। किस चीज़ की बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन। इज़ वन विच इज़ एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, रेलवे लाइन्स, यार्ड्स, डैम्स, कैनाल्स। तो ये इंडस्ट्री एक्सटेंसिवली यूज़ करती है प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे किसका यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी होती हैं, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं प्रोड्यूसर, जैसे कि मशीन्स वगैरह, ठीक है, मशीन्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती हैं, यानी कि मशीन्स, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ जो एक्सट्रैक्शन करके निकाली जाती हैं, जैसे आयरन है, अब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में सरिये की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो ये कहाँ से आया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आया। मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे आप मशीन्स लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो कहाँ से आई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आई। तो ये दो किसका यूज़ करता है इंडस्ट्रियल ज़्यादातर किसका यूज़ करती है प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का। तो द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर द इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब जब आपने फ्लाईओवर बना दिया तो वह तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा उड़ के, नहीं ना। एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट आज भाई दिल्ली में था, वो कल को उठ के मुंबई में आ गया, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, वो मूव नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में जुड़ी हुई होती हैं। कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोग बिडिंग करते हैं, वो लेते हैं ना, अपना बजट बना बना के जाते हैं, तो उनको ठेका मिलता है, आपने सुना होगा ठेका मिलता है, बिल्डिंग बनाने का ठेका। तो ये बहुत इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ वन विच इज़ एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल और द प्रोड्यूसर गुड्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर द यूज़ फॉर द कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और द अदर प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में, किस यूज़ के लिए, एक तो फाइनल कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर के लिए, और अदर प्रोड्यूसर की, आगे वही प्रोड्यूसर मशीन्स हो गई, आगे यूज़ करेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरली क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ये क्या क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में, तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉर्म यूटिलिटी।
क्रिएट करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और प्रोड्यूसर गुड्स जनरली बिकम रॉ मटेरियल बन जाते हैं ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। तो आगे इसकी 4 कैटेगरीज हैं, तो इसकी भी कुछ फर्दर सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। द फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या होता है कि द बेसिक मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, आपने सुना होगा पेट्रोलियम, अब डायरेक्ट जैसे कुएं में से तेल निकाला तो क्या डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग? नहीं ना। डायरेक्ट कोयला निकाला, क्या डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं? नहीं। उसके बाद आयरन, आयरन जब हम खाने जो निकाला जाता है आयरन, तो साथ में आयरन ही नहीं निकलता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम होता है, उन सबको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है और फिर उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है। वैसे पेट्रोलियम में तो बहुत सारा क्रूड ऑयल वगैरह भी होता है, सो फिर उनको अलग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिफाइनिंग प्रोसेस चलता है, फिर वो एग्जैक्टली पेट्रोल बन के आता है जिसे हम एज अ फाइनल कंज्यूमर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है जिसमें चीज़ों पर काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि क्रूड ऑयल इज़ एनालाइज किया जाता है ऑयल रिफाइनरी से विद अ व्यू टू सेपरेट फ्रॉम इट पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ल्यूब्रिकेट्स एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको सेपरेट करके तब एट द एंड पेट्रोल निकल के आता है। द नेक्स्ट वन इज़ द सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ एंगेज्ड इन द synthesizing और मिक्सिंग 2 और मोर मटेरियल्स, मीन्स 2 और मोर मटेरियल्स मिक्स किए जाते हैं टुगेदर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में टू ऑब्टेन सम न्यू प्रोडक्ट। दो मटेरियल्स को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। लाइक सोप है, सीमेंट है, पेस्ट है, कॉस्मेटिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं है, बहुत सारे मटेरियल्स डले हुए होते हैं। अब पेस्ट अगर ले लें तो इसमें नमक है, बहुत सारी चीज़ें और भी डली हुई होती हैं। कॉस्मेटिक्स आपने फ्रेगरेंस है और इसमें आपके बहुत सारे केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं कॉस्मेटिक्स में, सीरम्स आते हैं ना। तो इसलिए 2 और उससे ज़्यादा मटेरियल्स को यूज़ करके मिक्स करके एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट करना, तो वह है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन दिस केस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक 1 by 1 एक सीरीज़ चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की ऑपरेशंस की टू ऑब्टेन सम न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि सोप, सीमेंट, इंस फर्टिलाइज़र, कॉस्मेटिक्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये मैंने सोप वगैरह ये इसमें लिख दिया, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्चुअली मैं इसको ठीक कर देती हूँ कि इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट ऑपरेशन टू ऑब्टेन सम न्यू प्रोडक्ट, ये आपको कट करना है, ठीक है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। इसमें आएगा कि प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उनमें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि वीविंग होता है, इसका एग्जाम्पल है वीविंग। आपने सिला, फिर उसके बाद डाई किया, ठीक है। डाई करने के बाद क्लोथ्स को फिर उसके बाद उस पर उन चीज़ों को, जैसे प्रोडक्शन ऑफ शुगर है, टी है, पेपर है, स्टील है, तो इसमें एक नंबर ऑफ सीरीज़ चलती है, ठीक है। टी हो गया, पेपर हो गया, तो ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। आई एम सॉरी, ये बाय मिस्टेक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वीविंग करना, डाइंग करना, टी करना, तो ये सारे क्या हैं? एक सीक्वेंस में चीज़ें काम चलता है, ठीक है। प्रोसेस चलता है एक 1 by 1, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या हो रहा है कि द फिनिश प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ वेरियस कंपोनेंट्स हैव बीन मेड एंड देन ब्रॉट टुगेदर। बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग से हमने पार्ट्स लिया। अब जैसे एप्पल है तो एप्पल सारे पार्ट्स खुद तो नहीं बनाता है, कुछ पार्ट्स वो सैमसंग से बनवाता है, कुछ चाइना से प्रोड्यूस होकर आते हैं, तो डिफरेंट जगह से आते हैं और फिर उनको एक जगह असेंबल करके वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो फाइनली असेंबलिंग टू द कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स जैसे वॉचेस, टेलीविजन, साइकिल्स, रेलवे, तो ये जितने भी सब चीज़ें असेंबल होके ही तो बनती हैं, ठीक है। तो ये एक ही जगह से नहीं होती हैं, अलग अलग पार्ट लिए फिर उनको एक जगह असेंबल किया और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया। ओके, नाउ अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। इंडस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स, कॉमर्स का अगर हम हिंदी में वर्ड का मतलब समझे तो उसका मतलब होता है व्यापार करना। क्या करना?
व्यापार करना, ठीक है। तो द टर्म कॉमर्स इंक्लूड्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं डिलीवर करने में राइट गुड्स टू द राइट पर्सन एंड एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, ठीक है। ये राइट प्लेस 2 बार हो गया है, ओके। तो एक राइट प्रोडक्ट को राइट पर्सन को देना राइट प्लेस पर और बिल्कुल सही टाइम पर, तो ये क्या होता है, कॉमर्स में इन्वॉल्व होता है। कॉमर्स मीन्स व्यापार करना। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन, द कॉमर्स कन्वर्ट्स नॉट ओनली फंक्शंस, ये कवर नहीं करता है, कवर्स नॉट ओनली फंक्शन नहीं करता है ये ऑफ बाइंग और सेलिंग का, बल्कि हैंडल करता है ऑफ द गुड्स, गुड्स को भी हैंडल करता है, बट ऑल्सो मैनी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज भी देता है बाद में, विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फाइनेंस, इंश्योर, स्टोर, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सचेंज। तो जितने भी ये सर्विसेज हैं ये भी देता है। तो सिर्फ कॉमर्स किससे रिलेटेड नहीं है कि बाइंग और सेलिंग से, व्यापार चल रहा है तो बाइंग और सेलिंग है, नहीं। प्रोवाइड फाइनेंस, इंश्योर एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, तो ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दस द टर्म कॉमर्स एक बहुत वाइड टर्म है ये, ठीक है, एंड कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो कि इसेंशियल होती हैं स्मूथ फ्लो, जितना भी गुड्स और सर्विसेज को फ्लो हो रहा है वो अच्छे से फ्लो हो, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ लग रही हैं वो सब कॉमर्स के अंदर आती हैं। From the producer suppliers to the consumers, free and smooth flow of goods and the services can be ensure करता है by means of trade and activities auxiliary to trade। जितनी भी अब हमने बात की थी ना कि सिर्फ सेलिंग और बाइंग से अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ट्रेड में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जो कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग, तो ये सब क्या है, ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड टू ट्रेड हैं, ट्रेड को हेल्प करती हैं, अलग से एक्टिविटीज़ हैं। ऑक्सिलरी मीन्स अलग से। दस एक्टिविटीज़ कवर्ड्स इन द टर्म ऑफ कॉमर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स, ये 2 हेड्स में इन्वॉल्व आ जाती हैं। एक होता है ट्रेड, ट्रेड रेफर्स टू द लॉफुल बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर अ प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ बाइंग और सेलिंग हो रहा है। ट्रेड मीन्स व्यापार, बाइंग और सेलिंग हो रहा है, गुड्स आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, वो सामने से आपको प्राइस दे रहा है, दैट्स इट। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड, अब ट्रेड में भी 2 कैटेगरीज हैं, होम और इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। होम इंटरनल ट्रेड मीन्स आप अपने ही कंट्री में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, अपने ही कंट्री में कर रहे हो, तो वो हो गया होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इट कैन बी सब क्लासिफाइड। अब ये भी 2 कैटेगरीज में है, होलसेल, रिटेल, होलसेल और रिटेल ट्रेड, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सटर्नल और फॉरेन। अच्छा, मैं होलसेल आपको बता देती हूँ कि मतलब जब गुड्स को परचेज़ किया जाता है बल्क में और फिर उसे बेचा जाता है तो होता है होलसेल। जैसे किराने की दुकानें होती हैं ना, तो ये होलसेल में सामान खरीदती हैं और आगे बेचती हैं, तो ये हो गया होलसेल। रिटेल जो होता है जो कि कंपनी से सामान लेता है और फिर उसे आगे होलसेल में होलसेल वालों को देता है, फिर होलसेल वाले क्या होते हैं, वो कंज्यूमर को देते हैं। तो ये किसी भी बिजनेस और होलसेल के बीच में काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल और द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जहाँ पे कि वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, मतलब कि अपनी कंट्री में नहीं, हम दूसरी कंट्री में जब बाहर जा रहे हैं सेलिंग और बाइंग करने, तो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल और फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी 3 टाइप का है। इम्पोर्ट मतलब कोई चीज़ हम अपनी कंट्री में ला रहे हैं, एक्सपोर्ट मीन्स दूसरी कंट्री को अपना कोई सामान बेच रहे हैं, और एक्सट्रापोर्ट ट्रेड होता है कि जब हम जब ट्रेडर जो इंपोर्ट करता है गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री से विद अ व्यू टू एक्सपोर्ट देम टू अनदर कंट्री। अब हमने एक कंट्री से सामान लिया, फिर हमने क्या किया, वो हमने अपने पास नहीं रखा, दूसरी कंट्री को बेच दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रापोर्ट ट्रेड, ठीक है। इंपोर्ट अपने कंट्री में सामान खरीदना दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान देना, एक्सट्रापोर्ट हमने एक कंट्री से सामान लिया अपने पास रखने के लिए नहीं, दूसरी कंट्री को देने के लिए, तो ये हो गया एक्सट्रापोर्ट ट्रेड। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ये हमने पहले ट्रेड पढ़ा, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड्स के लिए में जो हेल्प करती हैं, एड्स टू ट्रेड, तो इसमें इंक्लूड्स होती हैं कुछ सर्विसेज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेट ट्रेड में हेल्प करती हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेड में हेल्प करता है, आप अपना एक सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वेयर हाउसिंग, सामान को इकट्ठा करना, आपने वेयर हाउस बना रखा है, उसमें आपका सामान सारा रखा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, सेल कर लिया जाएगा होलसेलर को, रिटेलर को, और आगे कंज्यूमर तक जाएगा। इंश्योरेंस, अब कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है,
तो आप क्या करते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो आप इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, पहले से बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, लोन लेते हैं, अपना मनी को वहाँ पे सेव करके रखते हैं। मर्केंटाइल एजेंट्स जो आपके और कंज्यूमर के बीच में काम करता है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट जो आपके और कंज्यूमर के बीच में काम करता है। प्रमोशनल सर्विसेज, आप एडवर्टाइजिंग का हेल्प ले रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप रेडियो का यूज़ कर रहे हो, आप कैटलॉग्स वगैरह निकलवा रहे हो, आप मैगज़ीन का यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है, प्रमोशनल सर्विसेज होती हैं। पब्लिसिटी करा रहे हैं, तो ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, तो ये सब कुछ क्या है, प्रमोशनल सर्विसेज हो गई। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सर्विसेज और सर्विस इंडस्ट्री, जो हमारा लास्ट ट्रैक गया था, डायरेक्ट सर्विस और सर्विस इंडस्ट्री। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो द सर्विसेज इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिन्हें हम ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट उसके एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको दवाई दी, ठीक है। अब जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो वो आपने फ़ील की ना, तबीयत कोई सरफेस पे दिखी तो नहीं, आपने फ़ील की। आप एजुकेशन लेने गए तो आपने पढ़ा, तो वो कहीं दिखा तो नहीं, आपने वो समझी, किस तरीके से ली, तो वो क्या हुई, इंटेंजिबल है। अब आते हुए पढ़ाई कहीं दिखती है नहीं ना, उसको समझा जाता है। तो ये क्या होती है, रेदर देन फिजिकल गुड्स नहीं, डायरेक्ट सर्विसेज हैंड टू हैंड और या फिर पर्सन टू पर्सन सर्विसेज डिलीवर की जाती है डायरेक्टली टू एंड यूज़र्स को, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। जल्दी से हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और द फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट गुड्स का, जो कि फाइनल कंजम्पशन या फिर आगे के प्रोडक्शन के लिए। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें बाइंग और सेलिंग हो रहा है गुड्स का, नेसेसरी सर्विसेज दी जाती हैं। और ट्रेड क्या है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस। इसमें ट्रेड और कॉमर्स में देखिए, इसमें भी बाइंग और सेलिंग हो रहा है, लेकिन इसमें फर्दर सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सर्विसेज भी दी जा रही हैं, ठीक है। इसके ये कवर करता है सारी एक्टिविटीज़ को, इन्वॉल्विंग कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ। इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड और ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये इसमें इन्वॉल्व है। एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर अ प्राइस, हमने गुड्स दिया, उसके बदले में हमें प्राइस मिला, दैट्स इट। कैपिटल, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, इसमें लिमिटेड अमाउंट की ज़रूरत है, ठीक है, फिक्स कैपिटल, बट ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इसमें ज़्यादा चाहिए। इट रिक्वायर्स a small amount of fixed capital and moderate amount for working capital, इसमें दोनों ही बहुत मॉडरेट चाहिए। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन आर कैरिड आउट, जैसे कि फैक्ट्रीज होती हैं, फार्म्स और माइंस होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। कमर्शियल ऑपरेशन कैरिड आउट बिटवीन द प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में होती हैं, और द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रेडिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस नियरर टू द प्लेस ऑफ द कंजम्पशन और यूज़, मतलब जहाँ पे लोग आसानी से आके चीज़ों को खरीद लें। रिस्क, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होता है इन इट इज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम लो लेवल का होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये फॉर्म करती है यूटिलिटी को, ये प्लेस, टाइम और टास्क को की यूटिलिटी को, कि भाई हम सही टाइम पे और सही प्लेस पे अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं और टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। ये ओनरशिप, ये क्रिएट करती है ओनरशिप की यूटिलिटी अलॉन्ग विद द प्लेस और टाइम यूटिलिटी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हालांकि कॉमर्स और ट्रेड थोड़े थोड़े सेम हैं, बट कुछ डिफरेंस उनमें है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कहीं सेम तो नहीं है, और इसमें इस डिफरेंस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ये टॉपिक का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की मैं इसे थोड़ा छोटा रखूं, लेकिन ये एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की हो ही जाएगी वीडियो, लेकिन आप इसको 15 मिनट्स करके देख सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ी लंबी वीडियो भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिफरेंस। बेसिस ऑफ कमेंसमेंट, अब इसका कमेंसमेंट शुरू करने का बेस क्या है। बिजनेस इस्टेब्लिश बाय द इंडिविजुअल डिसीजन, मेरा डिसीजन है कि मुझे बिजनेस करना है, प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ होंगी बहुत सारी रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो ये सब इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। बट अगर प्रोफेशन पे आते हैं, इसमें क्या होगा, सिर्फ मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी,
इसमें सिर्फ मेंबरशिप आपको लेनी है उस प्रोफेशनल बॉडी से, वहाँ से नॉलेज गेन करना है, तो वो आपका प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट कैन बी गॉट थ्रू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब की, आप कहीं काम कर रहे हैं तो ये तो यहाँ तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है, इसमें तो और कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की क्या क्या ज़रूरत है। टू सेटअप अ बिज़नेस को सेटअप करने की स्पेशलाइज नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, आपने एक फैक्ट्री बना दी, आपके पास बहुत पैसा है, आपने फैक्ट्री बना दी, आपने अपने काम करने वाले लगा दिए, वहाँ पे आपने अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को ले आए और वहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट दिया। अब प्रोफेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, आप प्रोफेशनल लोगों को ले आए, एम्प्लॉयमेंट आपने वहाँ पे क्रिएट करी। तो ये बिज़नेस के अंदर, तो बिज़नेस एक वाइड टर्म है, ये सब नैरो टर्म है जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन प्रोफेशन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अब आप लॉ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लॉ का आप प्रोफेशन आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब जो लॉ है, जिसने लॉ किया है, लॉयर बनना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग की वो करते हैं या नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के आप जाके किसी का केस लड़ने लगेंगे या जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे ना। तो उसमें एक्सपर्टीज़, ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड इसेंशियल, वो ज़रूरी है टू सेट अप प्रोफेशन, वरना आपका कोई प्रोफेशन आप सेट ही नहीं कर पाएंगे, उसको लोग आपके बारे में जान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज नॉलेज, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर काम करने जा रहे हैं, आप आईटी से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी में, तो उसकी पूरी अच्छे से स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सारे एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरत होती है। अच्छा, कैपिटल, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू स्केल, जितना बड़ी फैक्ट्री आप खोलना चाहते हैं उतना बड़ा आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत तो होती है टू सेटअप ऑफिस वगैरह खोलने के लिए। इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट में किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। आपको जाके अपना सीवी देना है, उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, आप जॉब पे आ गए, कोई पैसा लगा नहीं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफ़र आप बिज़नेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, आप अपना बिज़नेस दूसरे को दे सकते हैं। प्रोफेशन आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आपके पास जो स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ है, क्या वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। अब आपने लॉ की पढ़ाई करी, आपके पास वो ट्रेनिंग लिया, आपने सब कुछ है, तो क्या वो आप आगे अपने बच्चे को दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। उसके लिए उसको खुद को पढ़ना होगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन बिज़नेस को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आप अपनी जॉब किसी और को तो नहीं दे सकते ना। वो अलग चीज़ है कि आप वहाँ से निकल गए हैं, वो जॉब किसी उसी लेवल के मतलब नॉलेज वाले बंदे को मिल गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप अपनी एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्क, अब इंडिविजुअल रिस्क प्रेजेंट होता है बिजनेस में, इसमें भी प्रेजेंट होता है प्रोफेशन में। कोई भी इंडिविजुअल रिस्क एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, क्योंकि वो आपकी नहीं है, आप किसी और के यहाँ काम कर रहे हो, तो इंडिविजुअल रिस्क यहाँ कैसे हुआ। प्रोफेशन आपको खुद का है, आप अच्छे से ट्रेनिंग आपने नहीं ली, प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, आपको लोग, तो फिर आप लोगों को, लोग आपको जान नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, ये रिस्क हुआ ना कि आपका प्रोफेशन अच्छा नहीं चला, तो ये रिस्क हो गया, लोग आपके बारे में जान ही नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न, तो जो रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रॉफिट, जहाँ पे यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। रिवॉर्ड ऑफ द प्रोफेशन, आप प्रोफेशनल फ़ी लेते हैं, कंसल्टेंट फ़ी होती है, और लॉयर्स लेते हैं फ़ीस, तो ये बहुत सारी सीए वगैरह जो होते हैं, तो सीए भी तो एक प्रोफेशन है ना, तो वो क्या ले रहे हैं, अपनी फ़ी ले रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सैलरी और वेजेस, आप जहाँ काम करते हैं आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। नेचर ऑफ टास्क कैसा है, तो बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को गुड्स और सर्विसेज देता है। प्रोफेशन क्या है, पर्सनलाइज सर्विसेज देता है, ठीक है। और जो सीए फर्म्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं, अपनी सर्विसेज पर्सनलाइज सर्विसेज देती हैं। सर्विसमैन परफॉर्म करता है वर्क जो कि उसके सुपीरियर्स उसको देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई नो कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि मैं इसको थोड़ा छोटा ही रखूं, लेकिन इट्स ओके, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और बट प्लीज़ आपको इसको लाइक करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ओके। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।